किसान बदलते भारत की शान। ठीक है, पता नहीं कब कर रखा। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का किया शुभारंभ। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का है 90% योगदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दुनिया का फूड बास्केट बनेगा भारत। प्राकृतिक खेती के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बीजामृत, धनजीवामृत के साथ साथ और भी कई तरह की जाती है तैयारी। पश्चिम बंगाल से ताइवान के लिए पहली बार भेजी गई जैविक चाय की खेप। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इससे हमारे चाय उत्पादकों को मिलेगा प्रोत्साहन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान गोष्ठी में की शिरकत। रबी सीजन 2025 की तैयारी पर किसानों से हुई बात। कहा, जीएसटी की दरें घटने से किसानों को मिलेगा लाभ। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्णिया में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भागलपुर के पीर पैंती में ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कोसी मेची अंतर राज्य नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 90% है। पीएम ने बिहार में DAY NRLM के अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशनों को लगभग 500 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश कोष भी वितरित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार की डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को सराहा। पीएम ने कहा कि पिछड़े को प्राथमिकता और गरीब की सेवा ही मोदी का लक्ष्य है। पीएम ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने मखाना और मखाना किसानों दोनों की उपेक्षा की। पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न हो, फल, सब्जी, दलहन, तिलहन अपने देश के लिए तो पैदा करने के साथ हम भारत को दुनिया का फूड बास्केट भी बनाएंगे। एक राष्ट्र ये मेरे लिए मंत्र है और राज्य उस टीम के बराबर के भागीदार हैं, बराबर के सदस्य हैं। देश में खाद्यान्न हो, फल, सब्जी, दलहन, तिलहन कमी नहीं रहने देंगे
हम अपने देश के लिए तो पैदा करेंगे ही, कल हिंदुस्तान, भारत, इंडिया दुनिया का फूड बास्केट बन के दिखाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बीजामृत, धन जीवामृत के साथ कई तरह की तैयारी की जाती है, जो विकसित कृषि संकल्प में महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं की जाएगी तब तक कोई ऐसा थोड़ी कि हमने मिशन लॉन्च किया और लोगों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। उसकी तैयारी बीजामृत, घन जीवामृत, बायो रिसोर्स सेंटर, कई तरह की तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान में जो खरीफ में काम किया वो अद्भुत हमको संदेश दे के गया है। जमीन पे अगर हम जाते हैं तो किसान ध्यान से सुनता है और किसान, वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सटेंशन का जो अमला है वो एक हो जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदली जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में रबी सीजन 2025 की तैयारी, किसानों की समस्याओं का समाधान और राज्य में कृषि संबंधी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए किसान गोष्ठी में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर में आगामी रबी सीजन 2025 को लेकर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रबी सीजन 2025 की तैयारी, किसानों की समस्याओं का समाधान और राज्य में कृषि संबंधी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए किसान गोष्ठी में शिरकत की। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषक ही राष्ट्र की समृद्धि के आधार हैं और उन्हें सशक्त बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने सभी किसानों से राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ उठाने और आने वाले रबी सीजन में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए सभी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने का आग्रह किया। भारत सरकार और राज्य सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोनों ही सरकारों ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर चलाई हुई हैं, जिन योजनाओं से किसानों के खुशहाली और समृद्धि आए और इस दृष्टि से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार और किसानों द्वारा उसका लाभ उठाया जा सके, इस दृष्टि से हर जनपद के भीतर इस प्रकार के अभियान हमारे चलते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को नवीन कृषि तकनीकों, आधुनिक उपकरणों तथा उन्नत खेती की पद्धतियों की जानकारी दी गई ताकि वे अपनी उत्पादकता बढ़ाकर अधिक लाभ अर्जित कर सकें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि तैयारियों को लेकर किसानों को जागरूक करना और उन्हें आगामी सीजन के लिए उचित मार्गदर्शन देना था, जिसमें एकीकृत खेती के लिए पर्यायवाची बन चुकी महिला किसान मंजू कश्यप समेत नवाचार किसानों ने भी अपनी बातें रखी। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि महोदय हैं हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी। देखिए, यहाँ पे किसानों को लेकर के बहुत अहम चर्चा यहाँ पे की गई है। जैसे कि अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही आदेश दिया था, जिस तरह से पहले विकसित संकल्प यात्रा का एक अभियान चलाया गया था, तो इसीलिए उस विषय में भी यहाँ पे चर्चा की गई। कुछ IFS मॉडल को लेकर के भी चर्चा की गई और हमारे किसान कम लागत में ज़्यादा आय किस तरह से प्राप्त करें, उस विषय में भी यहाँ पे चर्चा का विषय बना। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस मौके पर मातृभूमि और प्रकृति के प्रति सम्मान और समर्पण को दर्शाने वाली पहल एक पेड़ मां के नाम प्रयास के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में पौधा भी लगाया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार भी उनके साथ रहे।
इस एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसान गोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सरकारी समिति कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड समेत दूसरी सहकारी समितियों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे, जहां उन्हें उर्वरक उत्पादन वितरण, जैव उर्वरक, कृषि इनपुट, प्रमाणित बीज, हाइब्रिड बीज आदि की जानकारियां दी गईं। किसान इस रबी सीजन को लेकर आशावादी हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार की योजनाएं उन्हें लाभ पहुंचाएंगी। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में इस किसान गोष्ठी का आयोजन न केवल 2025-26 की रबी सीजन की बुआई जो होने वाली है उसके कार्य योजना और उत्पादन प्रणाली को एक दिशा देगा, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि, टिकाऊ कृषि प्रणाली की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। और किसान गोष्ठी से पूर्व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार किसानों को निःशुल्क मिनी किट देने वाली है। हमारे किसान भाई दलहन और तिलहन की खेती करें, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनको बड़े पैमाने पर निःशुल्क मिनी किट भी इसके लिए उपलब्ध करा रही है। और अभी हमारा तोरिया के लिए बुकिंग शुरू है और कुछ दिनों के भीतर हम लोग सरसों और राई की भी बुकिंग शुरू करेंगे और उसके माध्यम से लगभग 7 लाख से ज़्यादा किसानों को उत्तर प्रदेश के भीतर हम निःशुल्क मिनी किट देंगे। और इसलिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो दलहन और तिलहन की खेती की ओर आगे बढ़ें। हमारे देश में अभी भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए का दाल बाहर से खरीद करके आयात किया जाता है और 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का खाने वाला तेल आयात किया जाता है। तो ये हमारे किसान उगा सकते हैं और उनको उसके माध्यम से अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं, क्योंकि पिछले 11 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2 गुना से 2.25 गुना तक किया है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे के बाद क्षतिपूर्ति का काम आरंभ किया जाएगा। जो बाढ़ से मैरून गांव थे, उन मैरून गांव के भीतर तुरंत उनको प्रशासन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्देश दिए कि उनको भोजन के पैकेट वितरित किए जाएं और पानी थोड़ा सा कम होने पर उनको एक हफ्ते का, उनको पूरा 15 दिन तक का उन्हें राशन की सामग्री, साथ में आलू, तेल, जो भी उनके घरेलू आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लगभग 35-36 वस्तुओं की मिनी किट उनको किट बना करके दिए गए, जिससे कि वो उनको कोई कठिनाई न हो। शेष के लिए उन्होंने ये जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि उनका सर्वे किया जाए और जिस प्रकार की जिस तरीके की क्षति होगी, जो आकलन करके राजस्व विभाग भेजेगा, तदनुसार उनको क्षतिपूर्ति की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरें घटने से किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसानों के हित के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बोल्ड स्टैंड किसानों के लिए लिया और किसानों की पूरी उन्होंने हितों की चिंता किया और उससे अभी जो जीएसटी का स्लैब घटाया है, 5% किया है, उसको 18% से नीचे उतार करके, तो इससे भी देश के सभी किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है और उनकी लागत काफ़ी घटने वाली है। जीएसटी में बदलाव के ऐलान के बाद देश हर वर्ग में खुशियां मनाई जा रही हैं। तमाम वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी अब कम हो गई है और कुछ पर तो 0 जीएसटी ही लागू होनी है। अब इसी कड़ी में डीडी न्यूज़ से बातचीत में पशु में पैर से एग्रीकल्चर ट्रस्ट की कमेटी सदस्य कड़मणि ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। I want to thank our Prime Minister, Mr. Modi ji, and our Financial Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, for reducing the agriculture equipments and everything. They have reduced the GST from 22% to 5%. Tractor parts, tubes, tires, harvesting machineries, and many things have been reduced. Due to this, our agriculture people are very happy of doing the agriculture, and now our agriculture will grow more and more among all the countries. I want to thank again both of them for reducing lot of business peoples and consumers. Business peoples also will be getting lot of benefits from this. तमिलनाडु के किसान परिवार भी बेहद खुश हैं। आगे श्रीमती इंदिरा जी जो वेल्लूर से आती हैं, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की।
मोदी सरकार ने जीएसटी कम करके किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और किसानों के लिए मशीन का पार्ट्स का 12% से 5% किया है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और आराम से वो खरीद सकेंगे, अपना मोटर रिपेयरिंग भी आराम से करा सकते हैं। इससे ज़्यादा फसल होगी और आराम से लोगों को फायदा मिलेगा। और जैविक उत्पादों के निर्यात के मामले में भारत नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सरकार की निर्यातोन्मुख नीतियों के चलते स्वदेशी जैविक उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। इसी क्रम में जैविक उत्पादों राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम NPOP के अंतर्गत पश्चिम बंगाल से ताइवान के लिए पहली बार जैविक चाय की खेप भेजी गई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इससे हमारे चाय उत्पादकों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को और बढ़ावा मिलेगा। देश में किसान उत्पादक संगठन FPO लगातार मजबूत हो रहे हैं। फरवरी 2020 के बजट में 10,000 FPO बनाने के लिए 6,865 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब तक 5 मिलियन से अधिक किसान शेयर होल्डर बन चुके हैं। FPO के कुल शेयर होल्डर्स में से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का हिस्सा 50% है। FPO छोटे और सीमांत किसानों को थोक इनपुट खरीद, बेहतर सौदा करने की क्षमता और उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करता है। वित्त वर्ष 2025 में 340 FPO ने 10 करोड़ से अधिक की बिक्री की और 1,100 से ज्यादा किसानों की बिक्री 1 करोड़ से अधिक रही। FPO का संयुक्त टर्नओवर 15,282 करोड़ रुपए रहा। देश में 5,880 FPO के पास बीज लाइसेंस, 5,500 के पास उर्वरक वितरण लाइसेंस और 400 से अधिक के पास कृषि रसायन डीलरशिप है। 200 से अधिक FPO अपने उत्पाद GEM, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया, जिसके अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी अनार के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत में अनार का निर्यात 59.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि न केवल अनार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता का प्रमाण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों की मजबूत स्थिति को भी दर्शाती है। भारत अनार का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन, ओमान और अमेरिका को करता है। इन देशों में भारतीय अनार अपनी मिठास गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण खासा लोकप्रिय है। फिलहाल मंडियों में अनार की आवक सामान्य है। एक मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 13 सितंबर को अनार का भाव था 7,500 रुपए। 15 सितंबर को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 7,500 रुपए पर बने रहे, जबकि पंजाब की गुरदासपुर मंडी में इस दौरान अनार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को अनार का भाव था 7,500 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदे 700 रुपए उछलकर 8,200 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में अनार 13 सितंबर को 4,500 रुपए पर बिका। 15 सितंबर को इसके भाव में 1,500 रुपए का भारी इजाफा हुआ और अनार जा पहुंचा 6,000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इसी तरह अनार के भाव में तेजी आई और अनार 15 सितंबर को 25 रुपए चढ़कर 6,700 रुपए हो गया।
मॉनसून के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक पहले की तरह ही सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में 13 सितंबर को खीरे का भाव था 1750 रुपए। 15 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। खीरा 1750 रुपए पर बना रहा। हरियाणा की बरवाला मंडी में इस दौरान खीरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को खीरे का भाव था 3900 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदे 1100 रुपए गिरकर 2800 रुपए पर आ गए। इसी तरह महाराष्ट्र की पुरी मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान खीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 15 सितंबर को खीरा 1500 रुपए पर बिका। पंजाब की गुरदासपुर मंडी की बात करें तो बीते शनिवार को खीरे का भाव था 2800 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 1000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में खीरे के भाव को देखें तो यहाँ सोमवार के दिन इलाहाबाद मंडी में खीरे का भाव रहा 1700 रुपए। हसनपुर मंडी में भाव रहा 1850 रुपए। लखीमपुर मंडी में खीरा 1750 रुपए पर बिका, जबकि रायबरेली मंडी में खीरे के सौदे 1800 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में केले, पपीते और नींबू वर्गीय पौधों को सहारा देने का काम करें। यहाँ के किसान खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें। फल, फूल और सब्जियों के पौधों को खराब होने से बचाने के लिए सही स्थान पर स्थानांतरित करें। अगर अंकुर या बहुत छोटे पौधों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो बांस और जाल या प्लास्टिक से बने ठोस अस्थायी शेड की व्यवस्था करें। धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाकर रखें। असम के बराक घाटी क्षेत्र में खरीफ की मूंग और उड़द की बुवाई रोक दें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में नर्सरी की क्यारियां तैयार करना जारी रखें। यहाँ के किसान अगेती फूलगोभी, मध्य मौसमी ब्रोकली और शीतकालीन बैंगन की बुवाई करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में उड़द और मूंग की बुवाई भी जारी रखें। धान के खेतों में जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र में भी उड़द और मूंग की बुवाई करते रहें। यहाँ के किसान जूट की कटाई और शीतकालीन बैंगन की बुवाई शुरू कर सकते हैं। मेघालय में खरीफ की मक्का की कटाई का काम करें। मणिपुर के किसान इन दिनों धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और अदरक के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। कटाई के बाद फसलों को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें। मिजोरम के निचले इलाकों में उगने वाले धान की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जल स्तर 4 से 6 सेंटीमीटर बनाए रखें। मिजोरम के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए।
जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में, अपनी यात्रा के अंतिम दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति के सचिव डॉक्टर रजनीश कुमार ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें और बापू की एक प्रतिमा भेंट की। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत के दौरे पर हैं। लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल कल रात नई दिल्ली पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। दोनों ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत कार्य और तेजी से संचालित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने केसरवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवी सब डिवीजन में सीरखड़ नदी उफान पर है, जिस कारण नदी के पानी ने मेला ग्राउंड और स्टेडियम को भी अपने चपेट में ले लिया है। तेज जल बहाव ने जल शक्ति विभाग को भी भारी नुकसान पहुंचाया है और कई योजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में छोड़े जा रहे औद्योगिक कचरे से हो रहे जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस गंभीर मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI के पास लिस्टिंग के लिए भेजा है। असम में मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने भ्रष्टाचार के आरोप में असम सिविल सेवा ACS अधिकारी नुपुर बोरा को गिरफ्तार किया। सतर्कता दल ने गुवाहाटी के मालीगांव में अधिकारी के फ्लैट पर छापा मारा और लगभग 1 करोड़ नकद और आभूषण जब्त किए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।